हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ डीएनए कंटेंट। ठीक है, आपने क्या होगा कि सीएसआईआर के कई सारे एग्जाम्स देखिए तो आपको वहाँ पर इस तरह से ग्राफ दिया रहता है और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो चलिए आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमें ये एनालिसिस ऑफ डीएनए कंटेंट करना है, तो जब किसी सेल के अंदर उसका डीएनए कंटेंट की हमें एनालिसिस करनी होती है तो उसके लिए हमें फ्लो साइटोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फ्लो साइटोमेट्री इज आल्सो यूज्ड इन सेल साइकिल एनालिसिस। फ्लो साइटोमेट्री जो है वो सेल साइकिल एनालिसिस में भी यूज होती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फ्लो साइटोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ डीएनए कंटेंट इन द सेल। जो फ्लो साइटोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सेल के अंदर, जैसे मान लो ये कोई सेल है, इसके अंदर डीएनए का अमाउंट कितना है या वो किस सेल की फेज में है, एस में है, जी1 में है, जी2 में है, उसको हम फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू पता कर सकते हैं। सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन द जी1 या जी0 फेज इन द डिप्लॉयड सेल। जो डिप्लॉयड सेल यानी कि जिनके पास में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, एक जैसी दो कॉपी होंगी, तो उससे हम लोग डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इस एक है तो इसकी एक कॉपी और होगी, तो इसको हम लोग डिप्लॉयड बोलेंगे। तो इसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिप्लॉयड सेल्स जो होती हैं वहाँ पर जो सेल साइकिल है उसमें जो सेल अपना अधिकतम टाइम जो है वो जी0 या जी1 फेज में स्पेंड करती है। तो इसी वजह से आप देखिए इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो हमारा जी1 का टाइम है, ये जी1 है हमारी, इसका आप देखिए बाकी के कंपैरिजन में जी1 की फेज जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, इन द डिप्लॉयड सेल्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन दिस फेज इज 2c। 2c यानी कि डिप्लॉयड सेल है तो इसमें जो डीएनए का अमाउंट है वो 2c में है। यानी सी मतलब क्रोमोसोम, एक जैसे क्रोमोसोम की दो कॉपी है। द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन अकर इन एस फेज। अब देखिए जब सेल को डिवाइड करना है, मान लीजिए एक सेल थी, इससे हमें दो सेल बनानी है, तो जब सेल डिवाइड होगी तो यानी कि हमें वो जो उसका डीएनए है उसको भी डबल करना होगा। तो अब बात क्वेश्चन ये आता है, आपसे हर बार पूछा जाएगा कि जो डीएनए जो है वो किस फेज में डबल होता है। तो जो हमारा डीएनए का रिप्लीकेशन होता है वो हमारा एस फेज में होता है। रिप्लीकेशन कहाँ होगा? एस फेज में। वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग द एस फेज। डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ पर होगा? एस फेज में होगा। वंस दिस सेल हैज फिनिश्ड एस फेज, जैसे ही सेल ने क्या किया, एस फेज ये कंप्लीट कर ली। मान लो यहाँ से एस फेज शुरू हो रही थी और यहाँ पर इसने क्या किया, कंप्लीट किया। जैसे ही एस फेज कंप्लीट होगी वैसे ही डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। यानी कि जी फेज में 2c था, यानी कि 2 क्रोमोसोम थे। तो जैसे ये एस फेज में जाएगी तो यहाँ से क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो जैसे ही एस फेज खत्म होगी वैसे ही जो 2c थे वो दुगना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा कितना, 4c। तो आपसे पूछा जाए कि डीएनए का अमाउंट जो है वो किस फेज में डबल होता है या डीएनए का रिप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। और कंप्लीट रिप्लिकेशन जो है वो हमारा जी2 फेज शुरू होती है, उसके स्टार्टिंग हो जाएगा, यानी कि एस फेज खत्म हो रही होगी तब हमारा कंप्लीट रिप्लिकेशन होगा। तो once the cell has finished S phase it has twice the amount of DNA। जैसे एस फेज हमारी खत्म होगी वैसे डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, यानी 2c से वो कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। नेक्स्ट दी सेल गोज थ्रू दी जी2 और एम फेज। सबसे पहले जी1 फेज थी, इसमें 2c था, फिर हमारी एस फेज आई, एस फेज में हमारा डीएनए का रिप्लीकेशन होगा और जैसे ही एस फेज कंप्लीट होगी हमारा डीएनए का अमाउंट जो है वो दुगना हो जाएगा, यानी 2c से 4c हो जाएगा, यानी कि 2 क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी अगली सेल स्टेज जो स्टार्ट होगी साइकिल की, उसे हम लोग नाम देते हैं जी2 या एम फेज। तो नेक्स्ट दिस सेल गोज थ्रू द जी2 और एम फेज। To measure the DNA content, the cell have to be stained with a fluorescence dye that bind to DNA in a स्टोइकोमेट्रिक मैनर। अब देखो क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि जो ये सेल है इसके अंदर जो डीएनए है वो किस स्टेज में है, या डबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो सेल है सेल को स्टेन करना होता है। ऐसा स्टेन यूज करेंगे जो डीएनए के साथ में जाकर के बाइंड करेगा और उसमें फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा। तो टू मेजर द डीएनए कंटेंट द सेल हैव टू स्टेन विद ए फ्लोरेसेंस डाई। फ्लोरेसेंस डाई से हमें डीएनए सेल को क्या करना होगा, स्टेन करना होगा। और जो क्या करेगा, जो फ्लोरेसेंस डाई है वो बाइंड करेगी डीएनए के साथ में इन स्टोक्योमेट्रिक मैनर। अब देखो स्टोक्योमेट्रिक मतलब मैनर समझो ये क्या चीज है। तो स्टोक्योमेट्रिक मैनर का मतलब होता है कि जो डाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डीएनए अमाउंट के।
यानी कि जितना डाई का फ्लोरेसेंस हमें ज़्यादा मिलेगा उतना ही डीएनए का अमाउंट भी क्या होगा, सेल में ज़्यादा होगा। जैसे मान लो हमें यहाँ पर 8 मिलता है तो डीएनए भी कितना होगा, 8 गुना ज़्यादा होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। स्टोक्यो आइसोमेट्रिक मेथड मतलब मैनर मतलब कि जितनी ज़्यादा डाई है उतना ही ज़्यादा सेल के अंदर क्या है, डीएनए का अमाउंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाई किसके, अमाउंट ऑफ डीएनए विद इन दी सेल। जितना ज़्यादा डीएनए उतनी ज़्यादा जो उसका फ्लोरेसेंस है डाई का वो। तो द सेल आर ट्रीटेड विद फ्लोरेसेंस डाई दैट स्टेन डीएनए क्वांटिटेटिवली। तो हम क्या करेंगे, सेल को एक स्टेन से स्टेन करेंगे जो डीएनए को स्टेन करेगी। द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ऑफ द स्टेन सेल एट सर्टेन वेवलेंथ विल देयरफॉर कोरिलेट विद द अमाउंट ऑफ द डीएनए दे कंटेन। अब देखो जो हमने इसको फ्लोरेसेंस डाई से जिससे स्टेन किया है, जो डाई को हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देंगे, तो वो डाई जो है वो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी और कुछ इमिशन देगी। वो जो इमिशन होता है उसको हम मेजर करके हमें पीक मिलेगी, उसको हम देख करके बताएंगे कि जो हमें जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना है। ठीक है, इस तरह से हम पीक देख करके बता पाते हैं कि डीएनए डबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जो फ्लोरेसेंस का इमिशन होता है उससे हम पता करते हैं कि डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम डाई पॉजेज एन इंटरकैलेटिंग बाइंडिंग मोड such as chromium iodide, whereas other present an affinity of DNA AT rich region such as DAPI और GC rich region such as chromomycin A3। अब देखो जो हम लोग इसमें डाई यूज करेंगे तो जो डाई होते हैं इंटरकेलेटिंग होती है। इंटरकेलेटिंग मतलब क्या होता है आप ये समझ लीजिए, जैसे ये हमारा नॉर्मल डीएनए है, ठीक है। एक्रिडीन ऑरेंज एक डाई है, वो क्या करती है कि डीएनए के दो स्टैंड, एक स्टैंड ये है दूसरा स्टैंड ये है, इसके बीच में जाकर के वो क्या करेगी, बाइंड हो जाएगी। तो इस तरह के एजेंट जो दोनों डीएनए स्टैंड के बीच में जाकर के बाइंड हो जाते हैं उन्हें हम लोग इंटरकेलेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्रोपीडियम आयोडाइड। जबकि कुछ जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है उसके साथ ही बाइंड करते हैं। जैसे हमारा जो डापी होता है, डापी एटी रिच रीजन जो होता है डीएनए में वहां पर जाकर के बाइंड करता है। डापी मतलब इसका 4,6 डाई एमाइडिनो 2 फिनाइल इंडोल। और दूसरा जो है हमारा क्रोमोमाइसिन A3, ये बाइंड करता है हमारा जीसी रिच रीजन के साथ में। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डापी कहाँ बाइंड करता है तो एटी रिच रीजन पे बाइंड करता है, और जो क्रोमोमाइसिन A3 है वो हमारा बाइंड करता है जीसी रीजन पर। और दोनों ही क्या है, इंटरकेलेटिंग एजेंट है। और प्रोपीडियम आयोडाइड भी हमारा इंटरकेलेटिंग एजेंट है। इंटरकेलेटिंग एजेंट मतलब जो डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में जाकर के क्या करें, बाइंड करते हैं। ठीक है, an accurate method for the detection of cell cycle progression also used the incorporation of thymidine analog BRDU। जो थायमीन का एक एनालॉग होता है जिसका नाम है ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में BRDU भी बोलते हैं, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब डीएनए सिंथेसिस होती है तो डीएनए का दो स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, जब ये सिंथेसिस होगी तो इन दोनों स्ट्रैंड को ओपन किया जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो गया और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जाएगी। तो जब डीएनए रिप्लिकेशन होगा तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स भी लगाने होंगे। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो थायमिडीन, जो हमारा थायमीन है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं 4 तरह के डीएनए में, A, T, G, C। तो अगर थायमीन की हम बात करें तो थायमीन का एक एनालॉग है जिसको शॉर्ट फॉर्म में BRDU बोलते हैं, ब्रोमोडिऑक्सीयूरिडिन। ये क्या करता है कि हम इसको यूज करते हैं डीएनए सिंथेसिस, या हम जब डीएनए का अमाउंट चेक करना होता है सेल साइकिल में तब। तो होगा क्या कि जहां पर डी थायमीन लगना चाहिए था, तो थायमीन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये थायमीन है हमारा। तो थायमीन में देखिए इस वाली पोजीशन पर मिथेन ग्रुप CH3 ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन जो BRDU होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है Br ब्रोमीन ब्रोमीन लगा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जहां पर हमारा थायमीन लगना चाहिए था डीएनए में तो हमने उसको रिप्लेस करा दिया है BRDU से। तो जहां पर थायमीन लगना चाहिए था तो वहां पर हमारा कौन लग गया, BRDU। इसके बाद हम BRDU के अगेंस्ट में एंटीबॉडी और ये सब यूज करके जो एंटीबॉडी होगी फ्लोरेसेंस टैग होगी, और इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी कितनी आ रही है। तो एक्यूरेट मेथड होता है डिटेक्शन के लिए जिसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, BRDU यानी कि ब्रोमोडिऑक्सीयूरिडिन। चलिए हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं। तो this thymidine analog is used to directly determine the percentage of S phase cell।
इसका यूज किया जाता है जो थायमिडीन एनालॉग है यानी कि BRDU है इसमें, कि एस सेल का परसेंटेज कितना है टोटल सेल में, ठीक है। एंड आल्सो व्हेन यूज्ड इन काइनेटिक स्टडी इट परमिट ए डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल टाइम फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि जो सेल साइकिल के कंपोनेंट हैं जैसे यानी कि हमारा एस फेज है और G1 है, G2 है और यहाँ पर M फेज है, तो कौन सी फेज में कितना टाइम लग रहा है इसका पता करने के लिए भी हम लोग इस थायमिडीन का जो एनालॉग है BRDU उसका यूज करते हैं। इन दिस टेक्निक BRDU इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। जो ये टेक्निक है जिसमें BRDU यूज किया जाता है उसमें क्या होता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब DNA रेप्लिकेशन होगा तो वहां पर जहां पर थायमिन लगना चाहिए था उसकी जगह हमारा क्या लग जाएगा, BRDU। तो यानी कि BRDU इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA, नए सिंथेसाइज्ड DNA जो हो रहा है सेल में वहां पर हमारा कौन लग जाएगा, BRDU। एंट्रिंग एंड प्रोग्रेसिंग थ्रू द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जब एस फेज से प्रोग्रेस करके जब आगे चला जाएगा कहां पर, G2 फेज में, यानी कि एस फेज में जब हमारा रिप्लिकेशन होता है तो जब सेल रिप्लिकेशन फेज में होगी तो वहां पर थायमिन की जगह हमारा BRDU DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वो प्रोग्रेस करके कहाँ जाएगा, एस फेज में चला जाएगा। थायमिन इनकॉर्पोरेटेड BRDU इन देन स्टैंड विद स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस लेवल एंटी BRDU एंटीबॉडी। जब देखो DNA ये मान लो सेल थी, ठीक है, ये सेल अभी एस फेज में है, तो जहां पर थायमिन लगना था उसकी जगह हमारा क्या लग गया, BRDU यानी कि ब्रोमो डाईयूरिडिन, ठीक है। तो जहां पर BRDU लग गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने रिप्लिकेशन फेज में उसको जाने दिया, इसके बाद में हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो किसके अगेंस्ट में होंगी, BRDU के अगेंस्ट में होंगी, वो क्या करेंगे इसके साथ जाकर बाइंड कर देंगी, और जो एंटीबॉडी है हमारी उसके साथ में एक फ्लोरोफोर लगा हुआ है, यानी कि जब हम एक पर्टिकुलर लाइट देंगे इसको तो ये इमिट करेगा, ठीक है। तो एंड देन लेवल ऑफ सेल एसोसिएटेड BRDU इज मेजर यूजिंग बाय फ्लो साइटोमेट्री। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, फ्लो साइटोमेट्री से जो कितना थायमिन की जो एनालॉग है उसका कितना अमाउंट है सेल के अंदर उसको हम मेजर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि जो सेल है उसके अंदर DNA का अमाउंट कितना है। ए डाई दैट बाइंड टू टोटल DNA such as 7 amino actinomycin is often used in conjugated with immunofluorescence BRDU stain। तो एक डाई है जिसका नाम है 7 होता है 4,6 डाई एमाइडिनो 2 फिनाइल इंडोल, और दूसरा जो है हमारा क्रोमोमाइसिन A3, ये बाइंड करता है हमारा GC रिच रीजन के साथ में, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डापी कहाँ बाइंड करता है तो AT रिच रीजन पे बाइंड करता है, और जो क्रोमोमाइसिन A3 है वो हमारा बाइंड करता है GC रीजन पर, और दोनों ही क्या है, इंटरकेलेटिंग एजेंट है, और प्रोपीडियम आयोडाइड भी हमारा इंटरकेलेटिंग एजेंट है। इंटरकेलेटिंग एजेंट मतलब जो DNA के दो स्ट्रैंड के बीच में जाकर के क्या करें, बाइंड करते हैं, ठीक है। An accurate method for the detection of cell cycle progression also used the incorporation of thymidine analog BRDU। जो थायमिन का एक एनालॉग होता है जिसका नाम है ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में BRDU भी बोलते हैं, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब DNA सिंथेसिस होती है तो DNA का दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। जब ये सिंथेसिस होगी तो इन दोनों स्ट्रैंड को ओपन किया जाएगा, तो कुछ इस तरह से ओपन हो गया, और नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जाएगी। तो जब DNA रिप्लिकेशन होगा तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स भी लगाने होंगे, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो थायमिडीन, जो हमारा थायमीन है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं चार तरह के DNA में, A, T, G, C। तो अगर थायमीन की हम बात करें तो थायमीन का एक एनालॉग है जिसको शॉर्ट फॉर्म में BRDU बोलते हैं, ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडिन। ये क्या करता है कि हम इसको यूज करते हैं DNA सिंथेसिस, या हम जब DNA का अमाउंट चेक करना होता है सेल साइकिल में तब। तो होगा क्या कि जहां पर थायमीन लगना चाहिए था, तो थायमीन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये थायमीन है हमारा, तो थायमीन में देखिए इस वाली पोजीशन पर मिथेन ग्रुप CH3 ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन जो BRDU होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है Br ब्रोमीन ब्रोमीन लगा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जहां पर हमारा थायमीन लगना चाहिए था DNA में तो हमने उसको रिप्लेस करा दिया है BRDU से, तो जहां पर थायमीन लगना चाहिए था तो वहां पर हमारा कौन लग गया, BRDU। इसके बाद हम BRDU के अगेंस्ट में एंटीबॉडी और ये सब यूज करके जो एंटीबॉडी होगी फ्लोरेसेंस टैग होगी, और इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी कितनी आ रही है। तो एक्यूरेट मेथड होता है डिटेक्शन के लिए जिसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, BRDU
यानी कि ब्रोमोडिऑक्सी यूरिडीन। चलिए हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं। तो दिस थायमिडीन एनालॉग इज यूज टू डायरेक्टली डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ एस फेज सेल। इसका यूज किया जाता है जो थायमिडीन एनालॉग है यानी कि BRDU है इसमें, कि एस सेल का परसेंटेज कितना है टोटल सेल में, ठीक है। एंड आल्सो व्हेन यूज्ड इन काइनेटिक स्टडी इट परमिट ए डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल टाइम फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइकिल। यानी कि जो सेल साइकिल के कंपोनेंट हैं, जैसे यानी कि हमारा एस फेज है और G1 है, G2 है और यहाँ पर M फेज है, तो कौन सी फेज में कितना टाइम लग रहा है इसका पता करने के लिए भी हम लोग इस थायमिडीन का जो एनालॉग है BRDU उसका यूज करते हैं। इन दिस टेक्निक BRDU इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। जो ये टेक्निक है जिसमें BRDU यूज किया जाता है उसमें क्या होता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब DNA रेप्लिकेशन होगा तो वहां पर जहां पर थायमिन लगना चाहिए था उसकी जगह हमारा क्या लग जाएगा, BRDU। तो यानी कि BRDU इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। नए सिंथेसाइज्ड DNA जो हो रहा है सेल में वहां पर हमारा कौन लग जाएगा, BRDU। एंट्रिंग एंड प्रोग्रेसिंग थ्रू द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। जब एस फेज से प्रोग्रेस करके जब आगे चला जाएगा कहां पर, G2 फेज में, यानी कि एस फेज में जब हमारा रिप्लिकेशन होता है तो जब सेल रिप्लिकेशन फेज में होगी तो वहां पर थायमिन की जगह हमारा BRDU DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वो प्रोग्रेस करके कहाँ जाएगा, एस फेज में चला जाएगा। थायमिन इनकॉर्पोरेटेड BRDU इन देन स्टैंड विद स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस लेवल एंटी BRDU एंटीबॉडी। जब देखो ये मान लो सेल थी, ठीक है, ये सेल अभी एस फेज में है, तो जहां पर थायमिन लगना था उसकी जगह हमारा क्या लग गया, BRDU यानी कि ब्रोमोडाईयूरिडीन, ठीक है। तो जहां पर BRDU लग गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने रिप्लिकेशन फेज में उसको जाने दिया, इसके बाद में हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो किसके अगेंस्ट में होंगी, BRDU के अगेंस्ट में होंगी, वो क्या करेंगे इसके साथ जाकर बाइंड कर देंगी। और जो एंटीबॉडी है हमारी उसके साथ में एक फ्लोरोफोर लगा हुआ है, यानी कि जब हम एक पर्टिकुलर लाइट देंगे इसको तो ये इमिट करेगा, ठीक है। तो एंड देन लेवल ऑफ सेल एसोसिएटेड BRDU इज मेजर यूजिंग बाय फ्लो साइटोमेट्री। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, फ्लो साइटोमेट्री से जो कितना थायमिन की जो एनालॉग है उसका कितना अमाउंट है सेल के अंदर उसको हम मेजर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि जो सेल है उसके अंदर DNA का अमाउंट कितना है। ए डाई दैट बाइंड टू टोटल DNA such as 7 amino actinomycin is often used in conjugated with immunofluorescence BRDU stain। तो एक डाई है जिसका नाम है 7 एक्टिनोमाइसिन डी। ये क्या करती है, जनरली इसको जो हमारा BRDU स्टेनिंग है उसमें यूज किया जाता है और ये कॉन्जुगेटेड होती है उसके साथ में, ठीक है। तो ऑफन यूज इन कॉन्जुगेशन विद इम्यूनोफ्लोरेसेंट BRDU स्टेनिंग। BRDU स्टेनिंग में ये उसके साथ में कॉन्जुगेटेड फॉर्म में पाई जाती है। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि जो 7 अमाइनो एक्टिनोमाइसिन डी है इसको जनरली BRDU स्टेनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ टेबल दिया गया है, इसमें हमें स्टेन्स दिए गए हैं अलग अलग, जैसे डापी हो गया, विश स्टेन हो गया, PI हो गया, 7-ADD यानी कि 7 अमाइनो एक्टिनोमाइसिन डी हो गया। तो ये कौन सा जाकर के DNA में किस जगह बाइंड करता है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम चलिए इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो DNA का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो DNA में हमारा एक माइनर ग्रुप होता है और एक मेजर ग्रुप होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पोर्शन बहुत कम बाहर की तरफ होता है, जिसे हमने नाम दे दिया क्या, माइनर ग्रुप। और ये जो है वो अंदर की तरफ काफी डिप होता है, तो ये हमारा हो गया मेजर ग्रुप, ठीक है। और ये हो गया सरफेस जो है ये एक्सटर्नल ब्लेंडर हो गया, और ये हो गया हमारा, यहाँ पर भी माइनर ग्रुप रिप्रेजेंट किया गया और ये बिस इंटरकेलेटिंग के बारे में बताया गया। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से वो डाई हैं जो माइनर ग्रुप के साथ में बाइंड करती है। तो हमारा डापी, व्हिटस्टेन, क्रोमोमाइसिन, A3 जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, और इसके साथ में है मिथ्रामाइसिन, क्रोमोमाइसिन या मिथ्रामाइसिन। ये सब हमारे बाइंड करते हैं किसके साथ में, माइनर ग्रुप के साथ में। एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग, डापी, व्हिटस्टेन, क्रोमोमाइसिन या मिथ्रामाइसिन ये सब बाइंड करते हैं माइनर ग्रुप के साथ में। उसके बाद हमारा इंटरकेलेटर, तो इंटरकेलेटर में हमारा PI, 7-ADD, 7-AAD और DRAQ5 ये हमारे हैं क्या, इंटरकेलेटर। तो डापी भी जो है वो भी हमारा इंटरकेलेटिंग एजेंट की तरह ही वर्क करता है, ठीक है, लेकिन वो बाइंड करता है जाकर के कहाँ पर, माइनर ग्रुप पर बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा बिस इंटरकेलेटर। अब देखो बिस इंटरकेलेटर एक अलग टर्म है। इंटरकेलेटर तो मतलब हमें समझ में आ गया था कि जो DNA के दोनों स्ट्रैंड के बीच में बाइंड करे वो हमारा हो गया क्या, इंटरकेलेटर। जैसे यहाँ पर देखिए ये है DNA के स्ट्रैंड, ये DNA के स्ट्रैंड है
और ये नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच में बाइंड कर रहा है ये हमारा इंटरकेलेटर। तो लेकिन दूसरा टर्म है हमारा बिस इंटरकेलेटर। तो बिस इंटरकेलेटर क्या है, इसको हमारा समझ लेते हैं। एनी कंपाउंड दैट बाइंड टू डीएनए बाय टू इंटरकेलेटिंग ग्रुप। जैसे हमारा क्या हुआ था कि दो इंटरकेलेटिंग ग्रुप, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है हमारा, ये इस तरह से बाइंड है, एक यहाँ पर बाइंड है इंटरकेलेटर और एक इंटरकेलेटर यहाँ पर बाइंड है। ये दो इंटरकेलेटर के बीच में जो बाइंड करेगा, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, बिस इंटरकेलेटर। यानी कि यहाँ वाला इंटरकेलेटर अलग है और यहाँ वाला इंटरकेलेटर अलग है, इन दोनों के बीच में जो बाइंड करता है वो हमारा बिस इंटरकेलेटर है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, एनी कंपाउंड दैट बाइंड टू डीएनए बाय टू इंटरकेलेटिंग ग्रुप। कोई भी कंपाउंड जो दो इंटरकेलेटिंग ग्रुप के साथ बाइंड करेगा उसे हम लोग बिस इंटरकेलेटर नाम देते हैं। इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है टोटो और योयो। मेजर ग्रुप में बाइंड करता है हमारा मिथाइल ग्रीन। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से जो डाई हैं जो कहाँ कहाँ पर बाइंड करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया हुइच स्टेन, तो जो हमारा हुइच स्टेन है ये लैब सेल की अगर हमें मेजरमेंट करना है, उसमें पता करना है कि डीएनए का अमाउंट कितना है क्या है, तो वो हम हुइच स्टेन के थ्रू करते हैं। इसके लिए हमें सेल को फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुइच स्टेन कौन से सेल के लिए यूज किया जाता है, लाइव के लिए या फिक्स के लिए, तो आपका आंसर होगा क्या कि लाइव सेल की स्टेनिंग करने के लिए हम हुइच स्टेन का यूज करते हैं। बाइंड करता है माइनर ग्रुप के साथ में ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ में बाइंड करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कहाँ पर, इस इमेज में देखिए व्हिच स्टेन कहाँ पर है, ये फर्स्ट वाले में है माइनर ग्रुप, तो यानी कि हमारा माइनर ग्रुप है, यहाँ पर आपका बाइंड करेगा कौन, व्हिच स्टेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल मेजरमेंट। फिक्स सेल मेजरमेंट में हमें तीन देखने हैं। पहला है हमारा ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडिन, दूसरा डापी और तीसरा प्रोपीडियम आयोडाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें ये डाई यूज करने होंगे तो उसके लिए हमें सेल को फिक्स करना होगा। लेकिन जो व्हिच स्टेन था वो हम लाइव सेल में भी देख सकते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडिन की। तो एक थायमीन एनालॉग होता है, ये हम देखा है पीछे। बस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि थायमीन में CH3 ग्रुप होता है और ब्रोमो डीऑक्सीयूरिडिन में वहां पर Br लग जाता है। तो ए थायमीन एनालॉग इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। जब सेल साइकिल की एस फेज चल रही होगी, जब डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा होगा, तो जो नया डॉटर डीएनए बन रहा होगा या जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा होगा उसमें थायमीन इनकॉर्पोरेट होता है BRDU। तो इससे हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम इसको डिटेक्शन एंटीबॉडी डालेंगे, जो जहाँ पर डीएनए में BRDU बाइंड होगा वो उसके साथ में जाकर के एंटीबॉडी बाइंड करेगी। और एंटीबॉडी के ऊपर लगा रहता है हमारा फ्लोरोफोर, तो उससे हम फैक्स के थ्रू उससे उसकी इंटेंसिटी देखकर पता कर लेंगे कि वहाँ पर जो नया डीएनए बना हुआ है या डीएनए का अमाउंट जो है वो कितना है। नेक्स्ट स्टेन है हमारा डापी। तो डापी जो है वो बाइंड करता है 80 रिच रीजन ऑफ डीएनए के साथ में, यानी कि डीएनए का वो रीजन जहाँ पर 80 रिच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे वहाँ पर बाइंड करेगा कौन, डापी। तीसरा हमारा प्रोपीडियम आयोडाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में PI बोलते हैं। ये भी एक इंटरकेलेंटिक एजेंट है दैट स्टैंड द सेलुलर जीनोम अपॉन सेल फिक्सेशन। ये क्या करेंगे, जब सेल फिक्सेशन करते हैं तो उस टाइम पर ये जीनोम को पूरे स्टेन करता है। तो प्रोपीडियम आयोडाइड, डापी, BRDU, अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये वो एजेंट है जो डीएनए को स्टेन करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो टिपिकली इन ए पॉपुलेशन ऑफ सेल, नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल का पॉपुलेशन है दैट आर ऑल प्रोलिफरेटिंग रैपिडली बट एसिंक्रोनाइजली। होता है क्या, जैसे मान लो एक हमने इसमें 1000 सेल लिए, जब हम इसको देखेंगे पॉपुलेशन में तो बहुत सारे सेल्स जो है वो रिप्लिकेशन में प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी रिप्लिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एसिंक्रोनस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे G फेज में है या सारे के सारे S फेज में या सारे के सारे G2 फेज में। तो कुछ उसमें से क्या होगा कि G1 फेज में होंगे, कुछ S फेज में होंगे, कुछ G2 फेज में होंगे और कुछ M फेज में होंगे। अबाउट 30 to 40% विल बी इन दी S फेज। लगभग 30 से 40% जो है वो किस फेज में होते हैं, एस फेज में होते हैं। 30 से 40 किस फेज में होते हैं, एस फेज में होते हैं। और हमारा 60% से ऊपर जो है वो हमारा होता है किस फेज में, G1 फेज में। एट एनी इंस्टेंट एंड बिकम लेवल बाई ए ब्रीफ पल्स ऑफ BRDU। तो जब क्या होगा कि अबाउट 30 से 40% जो है वो किस फेज में, एस फेज में है। अगर हम रेंडमली उठाएं वहां से तो देखेंगे कि 30 से 40% किस फेज में है, एस फेज में है। बिकम लेबल्ड बाई ए ब्रीफ पल्स ऑफ BRDU, उसको BRDU से क्या किया गया है, लेबल किया गया है। फ्रॉम द
proportion of cell in such a population that is labeled, we can measure the labeling index. तो हमने क्या किया, वो पॉपुलेशन जिसको हमने BRDU से लेबल किया है उसमें से हम जब पॉपुलेशन लेंगे कुछ तो हम उसको उसमें मेजर कर सकते हैं लेबलिंग इंडेक्स को। ठीक है, ये कैसे करते हैं, क्या रोल है इसका, अभी हम आगे समझते हैं। वंस द लेबलिंग इंडेक्स इज डिटरमाइंड, तो हमने मेजर कर लिया क्या लेबलिंग इंडेक्स, तो एक बार जब लेबलिंग इंडेक्स मेजर कर लिया जाएगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एस फेज, जो एस फेज की ड्यूरेशन कितनी है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द लेबलिंग इंडेक्स बाय द मीन जनरेशन डेविएशन। हम क्या करें कि जो हमने लेबलिंग इंडेक्स निकाला ना, इस लेबलिंग इंडेक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें मीन जनरेशन टाइम से, MGT से, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एस फेज का ड्यूरेशन कितना है हम उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग G2 फेज की या M फेज की जो ड्यूरेशन को भी हम पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये कैसे निकाले जाएंगे लेबलिंग इंडेक्स या MGT, तो उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली वी कैन एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ द M फेज, जिस तरह से हम S फेज की ड्यूरेशन को पता कर सकते हैं उसी तरह से हम M फेज की ड्यूरेशन को पता कर सकते हैं। कैसे, बाय मेजरिंग द माइटोटिक इंडेक्स, जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाइंग द लेबलिंग इंडेक्स था मीन जनरेशन टाइम के थ्रू, उसी तरह से हम लोग माइटोटिक इंडेक्स पता करके भी M फेज को पता कर सकते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ सेल इन माइटोसिस की कितना सेल जो है वो माइटोसिस में है या नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ M फेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अगर हमें M फेज के ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना होगा तो मल्टीप्लाइंग द माइटोटिक इंडेक्स बाय द मीन जनरेशन टाइम। जैसे हम एस फेज को कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जो लेबलिंग इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई करा रहे थे MGT से। उसी तरह से अगर हमें यहाँ पर एस फेज को हम पता कर रहे थे तो हम लेबलिंग इंडेक्स को मल्टीप्लाई करा रहे थे MGT से, यानी कि मीन जनरेशन टाइम से। उसी तरह से जब हम M फेज को कैलकुलेट करेंगे तो हमें माइटोटिक इंडेक्स को मल्टीप्लाई कराना होगा मीन जनरेशन टाइम से। तो इस तरह से हम एस फेज का कितना टाइम लग रहा है वो पता कर सकते हैं और M फेज का कितना टाइम लग रहा है वो पता कर सकते हैं। अब हो सकता है अभी तक तो नहीं देखा गया इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन फ्यूचर में क्या हो कि अगर आपसे पूछ ले कि आपको एस फेज का टाइम पता करना है तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक में दे दिया लेबलिंग इंडेक्स इनटू MGT, दूसरे में दे दिया माइटोटिक इंडेक्स इनटू MGT। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर एस फेज का पता करना है तो लेबलिंग इंडेक्स इनटू MGT करेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि एस फेज का जो टाइम है ड्यूरेशन है वो कितना है। ठीक है, और M फेज का हमें पता करने के लिए क्या करना है, M फेज का पता करने के लिए माइटोटिक इंडेक्स इनटू MGT करना है। इफ द मीन जनरेशन टाइम फॉर ए गिवन पॉपुलेशन इज नोन, यदि मीन जनरेशन टाइम दिया गया है किसी पॉपुलेशन का तब, एंड सेल आर रीजनली होमोजेनाइज विद रिस्पेक्ट टू द cycle kinetics, the length of G1, S and G2 can be estimated by flow cytometry। जो मीन जनरेशन टाइम है, ठीक है, MGT, अगर ये हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सेल है वो G1 फेज में है या S फेज में है या G2 फेज में, इसको भी हम फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू पता कर सकते हैं। द मीन जनरेशन टाइम ऑफ सेल इन ए पॉपुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्रॉम द चेंजेस इन सेल नंबर एंड इंक्यूबेशन टाइमिंग यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखो मीन जनरेशन टाइम हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मीन जनरेशन टाइम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिस जो है n = N0 है फाइनल सेल नंबर। देखो जब क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट आप फैक्स में जब सैंपल लेकर जाएंगे तो वहां पर आप सैंपल जब लेकर गए तो इसमें आपका मान लो कुछ सेल्स है, ठीक है, जब आप इस सेल को मशीन में डालेंगे उसके बाद में जब आपका सैंपल वापस आएगा तो उसमें से कुछ सेल नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो n इज द फाइनल सेल नंबर, यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर लिए उसके बाद जो आपके पास सेल बचा हुआ है वो कितना है, और जो N0 है वो इनिशियल सेल नंबर है, यानी कि जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तब आपके पास कितना सेल था। और T इज इलेप्स टाइम, यानी कि यहाँ से लेकर के इसके बीच का जो टाइम है इसको इलेप्स टाइम बोल रहे हैं। इलेप्स मतलब गैप टाइम, कि इनिशियल से लेकर के फाइनल के बीच का जो गैप टाइम है वो आपका कितना है। तो इसको जो फाइनल सेल है इसको हम लोग n बोल रहे हैं और इनिशियल जो है वो हमारा क्या है n0 है, और t जो है वो इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो हमारा t है। ठीक है, एंड MGT इज द मीन जनरेशन टाइम, और MGT जो है वो हमारा क्या है, मीन जनरेशन टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो मीन जनरेशन टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन आपका जो है, अभी तक ये जो कहानी आपने पूरी समझी, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा वो अब आपको फोकस करना है। तो एनालिसिस ऑफ डीएनए कंटेंट विद ए फ्लो साइटोमेट्री, आप फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू डीएनए कंटेंट की एनालिसिस करने जा रहे हैं। दिस ग्राफ शोन टिपिकल रिजल्ट ऑब्टेन फॉर ए प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन व्हेन द डीएनए कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल इज डिटरमाइंड इन फ्लो साइटोमेट्री। जो आप यहाँ पर ये ग्राफ दे रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डीएनए कंटेंट है वो सेल का, जब आप फैक्स कर रहे हैं, आपने डाई वाई सब यूज कर चुके हैं, उसके बाद में सेल का जो डीएनए कंटेंट है वो कैसा है। तो जो नीचे यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है ये वाला, ये रियल इमेज है, जैसा आप फैक्स मशीन से निकालते हैं वैसा आपको यहाँ दिखता है। और ये इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, ऐसा बनाया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, ए फ्लो साइटोमीटर आल्सो कॉल्ड ए फ्लोरेसेंस एक्टिवेटिंग सेल सॉर्टर। जो फ्लो साइटोमीटर जो मशीन है उसको हम लोग फैक्स भी बोलते हैं, FACS, फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, फैक्स बोलते हैं। कैन आल्सो बी यूज टू सॉर्ट सेल। इसका जो फैक्स मशीन है इसका हम डीएनए लेवल या डीएनए अमाउंट या किस फेज में है वो करने के लिए तो हम इसका यूज करते हैं फैक्स मशीन का। उसके साथ साथ हम सेल को सॉर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि G1 S और G2 फेज की सेल्स जो है, या फिर बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, उनको हम सॉर्ट यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। ये जैसे मान लो बल्क में है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, इनको हमें सेपरेट करना है तो हम फैक्स मशीन के थ्रू इनको सेपरेट कर सकते हैं, बी वाले को अलग कर सकते हैं और टी वाले सेल्स जो है उनको अलग कर सकते हैं। द सेल साइकिल, द सेल एनालिसिस हियर वर स्टेन विद ए डाई दैट बिकम फ्लोरेसेंस व्हेन इट बाइंड टू डीएनए। यहाँ पर हम एक डाई यूज करते हैं, जब वो फ्लोरेसेंस डाई है, जब हम उसको लाइट दे करके एक्साइट करेंगे तो कुछ एक्साइटेशन लाइट होगी, कुछ इमिशन लाइट होगी, उसको हम लोग करके पता कर लेते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है। तो लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डीएनए अमाउंट की। अब देखो जो सेल है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फैक्स में, ठीक है। एक है हमारा G1 S और G2 या फिर M, तो 3 पढ़ना होता है। फर्स्ट में क्या है G1, तो दोज विद एन अनरिप्लिकेटेड कंप्लीमेंट ऑफ डीएनए आर देयरफॉर इन G1। G1 में हम उन सेल्स को रखते हैं जिनका डीएनए अभी अनरिप्लिकेटेड है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको शायद समझ में आ गया हो। दोज विद ए फुली रिप्लिकेटेड कंप्लीमेंट ऑफ डीएनए ट्वाइस द G1 डीएनए कंटेंट आर G2 और M फेज। G2 और M में हम उसको रखते हैं, मान लो G1 फेज में हमारा 2C डीएनए था, ठीक है, इसका जस्ट डबल अगर हम दुगना करें तो ये हो जाएगा 4C। तो G2 और M फेज में हम उसको रखते हैं जिसमें डीएनए अमाउंट जो है वो G1 के कंपैरिजन में जस्ट डबल हो चुका है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोज विद एन इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ डीएनए आर इन S फेज। S फेज में हम उनको रखते हैं जिनके पास, जिनमें मतलब डीएनए रिप्लिकेशन शुरू से लेकर के खत्म होने तक के जो बीच का फेज है, मान लो यहाँ पर अभी एक क्रोमोसोम रिप्लिकेट किया है, फिर 2 3 4 ऐसे करके जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल होता जाएगा। तो इस जो गैप है यहाँ से मान लो शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर फेज मिल रही है ना, ये हमारी एस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एस फेज में हम इंटरमीडिएट स्टेज को रखते हैं जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो चल रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इंडिकेट दैट देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ सेल इन G1 देन इन G2 एंड M एंड शोइंग दैट G1 इज लॉन्गर देन G2 प्लस M इन पॉपुलेशन। तो देखिए जो यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि इस तरफ आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेल नंबर को दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए पीक इसकी सबसे ज्यादा है, तो यानी कि ये सेल कौन सी है, G1 है, तो आपको G1 फेज में सेल नंबर सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए G2 और M फेज है, उसके बाद आपको सेल नंबर G2 और M में ज्यादा मिलेगा, और सबसे कम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको किस में, S फेज में। तो ये यहाँ पर इस पॉइंट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस पीक में आप देखिए तो सबसे बड़ी पीक है वो हमारी G1 की है, उसके बाद जो जो डेप्थ है ये आपका S फेज है, और जो उसके बाद जो सेकंड जो सबसे ऊंची पीक है वो आपकी G2 और M फेज की है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला है व्हिच स्टेन, इसके बारे में हमने देखा पढ़ा था अभी, इज ए मेम्ब्रेन परमानेंट डाई दैट फ्लोरेसेंस व्हेन इट बाउंड टू डीएनए। ये मेम्ब्रेन परमानेंट डाई है जो डीएनए के साथ में बाइंड होती है तो फ्लोरेसेंस शो करती है। थ्रू द इंटरकैलेटिंग प्रोसेस, जो इंटरकैलेटिंग प्रोसेस है उसके थ्रू ये क्या करेगी, फ्लोरेसेंस को इमिट करेगी जब इसको हम एक्साइट कराएंगे। इफ ए पॉपुलेशन ऑफ
सेल इज इंक्यूबेटेड ब्रीफली, एक हमने सेल पॉपुलेशन लिया, उसको हमने व्हिच स्टेज से इंक्यूबेट किया एंड स्टोर इन फ्लो साइटोमीटर, उसके बाद हमने उसको फ्लो साइटोमीटर में रखा। द सेल डिस्प्ले वेरियस लेवल ऑफ फ्लोरेसेंस, सेल ने क्या किया, जो सेल्स थी इस मीडियम में उन्होंने कई तरह के फ्लोरेसेंस लेवल को शो किया। डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल आर शोन इन फिगर, जो यहाँ पर फिगर है इसमें कई सारी सेल साइकिल की फेजेस है जो शो हो रही है, उनको रिप्रेजेंट किया गया एक्स से, वाई से और जेड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये क्वेश्चन आपका आया था जून 2012 सेक्शन से, यानी कि 4 नंबर के लिए। कह रहा है कि जो एक्स वाई और जेड है ये क्या है। तो अभी आपने जैसे ग्राफ देखा पीछे वाली इमेज में, तो देखिए ये वाली सबसे ऊंची पीक थी हमारी G1 की थी, सबसे छोटी वाली जो यहाँ पर ये गैप है ये हमारा एस फेस का है, और उसके बाद दूसरी जो ऊंची नंबर की पीक है ये हमारी G2 या फिर M है। अब आप अपने क्वेश्चन में आ जाइए, तो ये हमारा क्या है, एक्स हमारा एस है, ये हमारा सॉरी एक्स हमारा क्या है G1 है, एक्स हमारा क्या है G1 है, वाई हमारा जो है वो एस है, और जेड हमारा G2 या फिर M है। अब ऑप्शन मैच करा लीजिए, एक्स हमारा G1 है तो ये ऑप्शन सही है, वाई G2 प्लस M बोल रहा है तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए एक्स G1 है, ठीक है, वाई इज एस तो वाई एस है, एंड जेड इज G2 एंड M तो जेड हमारा G2 प्लस M है, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा। और ये दोनों हमारे गलत हैं क्योंकि वाई G2M नहीं है, वाई G नहीं है, तो वाई हमारा क्या है एस है, तो वाई एस है, वो केवल सेकंड ऑप्शन में दे रहा है, इस वजह से हमारा सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट जा रहा है। ठीक है, आपको बस केवल ये पीक समझ लेनी है, सबसे पहली पीक G1 की है, उसके बाद जो एस आएगा, फिर आपका जो दूसरी ऊंची पीक है वो जेड G2 और M की है। इतना अगर आप समझ ली तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A population of proliferating cell is stained with a DNA binding fluorescence dye, एक सेल की पॉपुलेशन है जिसे हमने प्रोलिफरेटिंग सेल की पॉपुलेशन है जिसे हमने फ्लोरेसेंस डाई से स्टेन किया जो डीएनए के साथ में बाइंड करती है। दैट द अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ डीएनए, जो डीएनए का अमाउंट है वो डीएनए की जो फ्लोरेसेंस का अमाउंट है वो डीएनए की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फ्लोरेसेंस जितना ज़्यादा डीएनए का अमाउंट उतना ज़्यादा। अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच सेल इज मेजर्ड बाय फ्लो साइटोमेट्री, प्रत्येक सेल में डीएनए का अमाउंट जो है उसको फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा मेजर किया गया। द नंबर ऑफ सेल विद ए गिवन डीएनए कंटेंट इज प्लॉटेड एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड, जो डीएनए कंटेंट का जो अमाउंट आया उसको ग्राफ में प्लॉट किया और ये स्टेटमेंट बनाए गए। तो विच स्टेटमेंट ऑफ द मेंशन इज करेक्ट, तो नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, तो ये ग्राफ बनाया गया है। तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ दिया गया है और यहाँ दिया गया है डीएनए का अमाउंट। तो समझिए कि जैसे जैसे आप इस फेज में जाएंगे आगे वैसे वैसे डीएनए का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सबसे पहली पीक जो है ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करती थी G1 को, और ये वाली जो है ये आपकी S है, और B जो है वो आपका G2 और M है। अब आप ऑप्शन में देखिए क्या है, पीक A कंटेन द सेल ऑफ G1 फेज, तो पीक A जो है G1 में है, ये हमारा ऑप्शन क्या है सही है। पीक B कंटेन दी सेल ऑफ G2 फेज, पीक B जो है वो G2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। पीक A जो है वो G2 बोला इन्होंने, तो ये A जो है वो G2 नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत है। पीक B जो है वो G1 बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है गलत है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर जाएगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड जाएगा, तो यानी कि हमारा A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जी में यहाँ पर आपका जो डीएनए का अमाउंट है ये 4C हो चुका होगा, और ए में जो आपका है यहाँ पे डीएनए का अमाउंट 2C होगा, और ये वो स्टेज है जहाँ पर डीएनए जो है वो डबल हो रहा था। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा गया है, ए गया है। ये आईआईसी बेंगलोर वाले एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ए न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग, एक नया ड्रग आइडेंटिफाई किया गया, उसका इम्पैक्ट चेक करना है कि क्या है। व्हेन एडेड टू ए कल्चर ऑफ सब कॉन्फ्लुएंट हीला सेल, ये पेट में हीला सेल है, ठीक है, इसका सब कल्चर था, उसको इन्होंने क्या किया, उस ड्रग को इसमें ऐड कर दिया। ए रिसर्चर एनालाइज द फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, उसके बाद जो रिसर्चर था यानी कि जो स्कॉलर था उसने क्या किया, फैक्स किया, ठीक है। प्रोफाइल ऑफ अनट्रीटेड, अनट्रीटेड को रिप्रेजेंट किया गया है माइनस से, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अनट्रीटेड का ग्राफ है और ये हमारा ट्रीटेड का ग्राफ है। हमेशा देखिए रिसर्च लाइन में जब आप JRF एग्जाम क्वालिफाई करके जाएंगे तो हमेशा कोई पॉजिटिव कंट्रोल लेना होता है।
तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव कंट्रोल लेना है और एक वो जिसमें आपने ड्रग का ट्रीटमेंट देंगे। जिसमें ड्रग का ट्रीटमेंट देंगे उसको प्लस से रिप्रेजेंट किया, जिसमें नहीं दिया उसको माइनस से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब ड्रग डाला गया तो क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम पता कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि इसमें कोई ड्रग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, G1 है। ये फेज जो बीच की है ये हमारी S है, और ये G2 और M है। ठीक। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स प्रोफाइल सोन अबव दिस ड्रग, तो कह रहा है कि इसमें आपको ड्रग के हिसाब से प्रोफाइल बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इस ग्राफ में कौन सी चीज जो है वो इनहिबिट हो रही है। ठीक है। अब आप देखिए जो ग्राफ जो आपका दिख रहा है, यहां पर G2 की पीक जो है तो वो यहाँ पर, अगर आप इसको ऐसे सीधे ले जाएं तो ये G2 की पीक जो है यहां तक आती, तो हम मानते कि G2 जो है उसमें ब्लॉकेज नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है कि जो ए की पीक जो है, ये ग्राफ जो है ये आगे की तरफ, जब G1 जो है वो आगे एस फेज में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, G2 में। तो यहाँ पर G1 यहाँ पर है, तो अभी कुछ सेल्स जो है वो एस में होंगी और कुछ सेल जो चली गई होंगी कहाँ पर, G2 में। तो यानी कि जो आपका जो ड्रग है वो ब्लॉक कर रहा है। अगर G1 में ब्लॉक कर देता तो ये पीक जो है वो हमें यहाँ पर ऊंची नहीं मिलती, क्योंकि G1 वाला जो है वो आगे आ रहा है ना। तो अगर आगे आ रहा है तभी तो हमें ये पीक ऊंची मिल रही है। अगर G1 में ही अगर ड्रग ने ब्लॉक कर देता, यहाँ पर ब्लॉक कर देता, तो G2 जितनी पीक यानी कि हमें यहाँ पर मिलती है, ऊंची पीक नहीं मिलती। तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये G1 को तो ब्लॉक नहीं कर रहा है। ठीक है। एस फेज की जो है G1 से जब एस में आया होगा तभी तो वो G2 तक गया। यहाँ पर देखिए 4N है, यानी कि 4N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये कि जो पीक जो है यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ आ गई है, G2 में आ गई है। तो G1 से G2 में आया है, और इसका अमाउंट देखिए आपको ज़्यादा दिख रहा है। आप नॉर्मल ग्राफ देखेंगे तो उसका जो एरिया है उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से जो हमारी G1 जो है वो मूव करके आ जा रही है S में, और S से आ जा रही है कहाँ पर, G2 में। लेकिन G2 वाली जो है वो गायब हो गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ड्रग है वो हमारा कौन सी स्टेज को ब्लॉक कर रहा है, G2 स्टेज को ब्लॉक कर रहा है। G2 से M की जो फेज है उसको ब्लॉक कर रहा है। सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जो पीक है हमारी G2 की जितनी थी पहले, उससे हमें ज्यादा मिल रही है। यानी कि इसने ब्लॉक किया होगा G2 वाले को, तभी हमारा G1 को अगर ब्लॉक कर देता तो हमारी जो पीक है वो हमें ज्यादा नहीं मिलती। शायद ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ड्रग जो है वो G2 से M फेज के बीच को ब्लॉक कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, cell that grow and divide in a medium containing radioactive thymidine। radioactive thymidine को हमने यूज किया है, covalently incorporated the thymidine into the DNA during S phase। radioactive thymidine है, ठीक है, उसको हमने ऐड किया सेल में, और जब एस फेज जब आएगी तो रेडियोएक्टिव थायमिन जो है वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कंसीडर ए सिंपल एक्सपेरिमेंट इन विच सेल आर लेवल्ड बाय ए ब्रीफ 30 मिनट। इसमें इन्होंने क्या किया, जब रेडियोएक्टिव थायमिन डाला उसके बाद में उसको 3 मिनट तक मतलब रखा है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसको टाइम दिया इंक्यूबेशन का। एक्सपोजर टू रेडियोएक्टिव थायमिन, द मीडियम इज देन रिप्लेस्ड विद वन कंटेनिंग अनलेबल्ड थायमिन। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको उस मीडियम में रिप्लेस किया। जैसे समझ लो कि ये सेल्स हैं, इसको पहले रेडियो एक्टिव थायमिडीन के साथ में रखा गया। कितनी देर के लिए रखा, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद इन्होंने क्या किया कि वो मीडियम इसमें नॉर्मल थायमिन है उसमें सेल्स को ट्रांसफर कर दिया। ये पॉइंट अभी तक इन्होंने बोला है। एंड द सेल ग्रो एंड डिवाइड फॉर सम एडिशनल टाइम। इसके बाद इन्होंने इसको कुछ समय दिया जिससे ये सेल जो है वो क्या करे, डिवाइड कर जाए। ठीक है, कहाँ गया एडिशनल टाइम, एट डिफरेंट टाइम पॉइंट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द मीडियम सेल आर एग्जामिन्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप। कुछ समय बाद उन्होंने सेल्स को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। सेल इन माइटोसिस आर इजी टू रिकॉग्नाइज बाय देयर कंडेंस्ड क्रोमोसोम। देखो ये मान लो सेल है, ये अभी नॉर्मल स्टेज में है, तो इसमें डीएनए जो है वो कुछ इस तरह का है। लेकिन जब ये माइटोटिक फेज में जाएगी तो क्रोमोसोम जो है वो छोटे और मोटे हो जाएंगे, तो ये डीएनए क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड हो जाएगा। ये एम फेज में जाएगी तो डीएनए का नंबर भी डबल होगा, जिससे इसका जो इमेज है वो डार्क दिखाई देगी। जैसा हमने डिस्कस किया है जो लास्ट क्लास ली थी ना सेल फ्यूजन वाले में, वहां पर हमने इमेज में दिखाया है कि कैसे कर रहा है। ये कैसे हम पता करेंगे एम फेज में है कि G1 फेज में। तो वही यहाँ पर बोला है कि उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें क्रोमोसोम जो है वो मोटा दिखाई दे रहा है।
Cell in mitosis are easy to recognize by their condensed chromosome, and the fraction of mitotic cell that have radioactive DNA can be estimated by autoradiography. और वो सेल जिनमें डीएनए रेडियोएक्टिव डीएनए है उसको ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा एस्टिमेट किया, एंड प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर द थायमिडिन लेबलिंग एज इन द फिगर बिलो। और यहाँ पर उन्होंने ये ग्राफ बनाया, इसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो देखो इसमें हमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है टाइम, और नॉर्मल ग्राफ में हम लोग क्या प्लॉट करते थे, यहाँ पर डीएनए कंटेंट, और यहाँ पर लिखा है इन्होंने क्या, लेबल्ड माइटोटिक सेल। यहाँ पर सेल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया गया है टाइम। चलिए ऑप्शन अब देखते हैं क्या कह रहा है। द राइज एंड फॉल कर्व इज बिकॉज, तो कह रहा है जो जो कर्व में राइज हो रहा है और जो फॉल हो रहा है वो किस रीजन की वजह से हो रहा है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, इनिशियल राइज ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू द सेल दैट वर जस्ट फिनिशिंग डीएनए रेप्लिकेशन। कह रहा है कि जो इनिशियल जो कर्व है ये कह रहा है कि जो सेल है वो जस्ट फिनिश किए है डीएनए रेप्लिकेशन व्हेन रेडियोएक्टिव थायमिन वाज एडेड। तो यानी कि ये बोला इन्होंने व्हेन रेडियोएक्टिव थायमिन वाज एडेड, ये बोल रहा है कि ये वो फेज है जहां पर रेडियोएक्टिव थायमिन को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो एस फेज हमारी हमें पता है कि यहाँ पर आती है, और यहाँ आती है हमारी कौन सी फेज, G2 या M फेज। तो हाँ भाई बात तो सही है, यानी कि ये वही फेज है जहां पर जीवन में डालोगे ना जब भैया रेडियोएक्टिव थायमिन, तभी तो वो एस फेज में इनकॉर्पोरेट हो पाएगा ना। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जीवन फेज को। तो ये ऑप्शन अभी हमें लग रहा है कि हाँ सही हो सकता है। बाकी के ऑप्शन भी हम जरा चेक कर लेते हैं। द पीक ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू सेल इन एम फेज। तो कह रहा है जो पीक जो है ये वाली पीक ये शो कर रही है कि एम फेज में है। तो ये हमारा गलत है क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जीवन में। थर्ड ऑप्शन में कहता है द राइज इन कर्व आफ्टर 20 मिनट। तो 20 मिनट बाद जो कर्व में राइज हो रहा है करस्पॉन्ड टू सेल इन एपोप्टोटिक फेज। तो कह रहा है कि सेल जो है वो इसमें एपोप्टोसिस में चली जाएगी, तो गलत है, वो जाएगी G2 से M में। तो सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, द फॉल इन कर्व आफ्टर 10 मिनट इंडिकेट द सेल एग्जिस्टिंग M फेज। तो देखो 10 मिनट ही है ना, इसके बाद 10 मिनट के बाद जो कर्व में जो गिराव आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल जो है वो M फेज में है। तो नहीं, जब गिराव आता है तो सेल जो है वो हमारी S फेज में होती है। इस हिसाब से जो ऑप्शन बने हुए हैं उसमें सबसे सही ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा है, फर्स्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया कि जो रेडियोएक्टिव थायमिन है वो जब ये पीक है इसमें ऐड किया जा रहा है। तो हाँ ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने ये 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पर कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।